लो हम लोग गुड इम्पैक्ट्स पे थे। द गुड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी यानी इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। मेरी बात सुनो, अगर लेमन लैंग्वेज समझना हो ना कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हम लोग अपने इंपोर्ट्स को लिमिटेड करें और जो गुड्स हम इंपोर्ट करते थे उनको अपने ही देश में डोमेस्टिक इंडस्ट्री के अंदर प्रोड्यूस करें। ये इसका मतलब है। इट इज द मीनिंग ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। देखो पेप्सी का सब्स्टिट्यूट क्या है? व्हाट इज द सब्स्टिट्यूट पेप्सी? तो मतलब मालूम है आपको क्या होता है? सब्स्टिट्यूट का मतलब होता है जो चीज हम यूज कर रहे हैं उसको ना यूज करें और दूसरी को यूज कर लें। तो इंपोर्ट मैंने जो बाहर से आता था, बाहर के देश, उसको ना लाके देश में अपने ही देश में उसकी प्रोडक्शन करें। उसके गुड इम्पैक्ट भी थे और बैड इम्पैक्ट भी थे। ऐसा करने से कुछ गुड इम्पैक्ट भी हैं जो भी हम पढ़ रहे हैं और उसके कुछ बैड इम्पैक्ट भी थे। अच्छा, जब हम ऐसा करते हैं, जब हम इंपोर्ट बंद कर देते हैं और अपने देश में ही प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री है वो तो फल फूल जाएगी, नई कंपनियां खुलेगी, लोगों को जॉब मिलेगी, ऐसा बहुत कुछ होगा। लेकिन व्हेन इट्स कम टू फॉरेन एक्सचेंज, जब बात विदेशी मुद्रा की आएगी, फॉरेन एक्सचेंज की बात आएगी, तो वो इनएफिशिएंट है, वो एफिशिएंट नहीं है। क्यों एफिशिएंट नहीं है? हम सेव कर रहे हैं। वी आर सेविंग द फॉरेन एक्सचेंज बाय डूइंग लेस इंपोर्ट्स, बट वी आर नॉट जनरेटिंग द फॉरेन एक्सचेंज बाय डूइंग एक्सपोर्ट्स। तो जब आपसे पूछा जाए कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन फॉरेन एक्सचेंज के लिहाज से कैसा है, तो आप बोलोगे इनएफिशिएंट। क्यों? फॉरेन एक्सचेंज से हम पैसे को बचा रहे हैं, हम सेव करने की कोशिश करते हैं ताकि इंपोर्ट कम करना पड़े, लेकिन हम फॉरेन एक्सचेंज को कमाते नहीं है। पैसा कमाने से बढ़ता है ना कि बचाने से। आई मेरी बात समझ? कोई भी घर की पैसे की भी बात करो, सैलरी की भी बात करो, तो पैसा कमाने से बढ़ेगा। यू हैव टू जनरेट द इनकम, नॉट टू सेव द इनकम। ये नहीं मैं 4 रोटी खाता हूं, आज से 3 खाऊंगा, पैसा बच जाएगा, उससे पैसा नहीं बचेगा। कमाई बढ़ाओ, अपने आप से सेविंग बढ़ जाएगी। आई मेरी बात समझ? तो यही हमने पूछा था पिछले वाले पेपर में जब फॉरेन एक्सचेंज की बात करें। लेकिन जब हम देश की अपने यहां की डोमेस्टिक इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन सबसे अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर क्या किया गया? 2 काम किए गए। एक तो इंपोर्ट रोक दिया गया, रुका गया ना इंपोर्ट, और दूसरा क्या किया गया? प्रोटेक्शन दी गई। किनको प्रोटेक्शन दी गई? जो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री थी उसको प्रोटेक्शन दी गई। कैसे दी गई? टैक्स में रिबेट दे दी गई, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी गई, टैक्स हॉलिडे दे दी गई, और क्या वो सब्सिडी दे दी गई, बहुत कुछ दिया गया। हमारे यहाँ की डोमेस्टिक इंडस्ट्री के लिए तो वो अच्छा है, और वही हम अभी पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? गुड इम्पैक्ट। पहला गुड इम्पैक्ट क्या हुआ मालूम है? एग्रीकल्चर सेक्टर जो था उससे हम हटे और इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हमारी जो थी स्ट्रक्चरल डिफरेंस बढ़ गया, यानी इंडस्ट्रीज ज्यादा खुली। पहला ये हुआ। दूसरा क्या हुआ मालूम? जो उस टाइम की सनराइज इंडस्ट्री, सनराइज का मतलब होता है जो उस टाइम जिसका नाम चल रहा हो, उस टाइम की जो सनराइज इंडस्ट्री थी वो क्या करने लगी? ग्रो करने लगी बिकॉज ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। यही हमने 2 पॉइंट अभी पढ़े थे, छोटे छोटे, तो तीसरा भी एक था। मतलब ये इसके गुड इम्पैक्ट पढ़ रहे हैं। वी आर स्टडिंग द गुड इम्पैक्ट ऑफ इंपोर्ट। हाँ, इसके बैड इम्पैक्ट भी है, मैंने कहा ना, और बैड ज्यादा थे, तो बैड इम्पैक्ट भी पढ़ेंगे आगे। लेकिन अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? गुड इम्पैक्ट। ये एक लिहाज से अच्छा है व्हेन इट्स कम टू देश की कंपनियां, बट व्हेन इट्स कम टू ग्लोबल मार्केट उस लिहाज से ठीक नहीं है ना? उस लिहाज से ठीक नहीं है। तो आ जाओ आगे लिखो। इसका कौन सा पॉइंट था ये? थर्ड हो गया ना? 4th पॉइंट सनराइज खत्म हो गया, तो पॉइंट नंबर 4 देखो। ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ड्यू टू इनवर्ड लुकिंग ट्रेड, आप लिख सकते हो ILTP, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी, ऑटोमोबाइल सेक्टर in India exposed to international competition. Otherwise
these industries would have been failed to survive. I think आप समझ गए होगे ना. Otherwise, these industries would have been failed to survive. अभी जो ऑटोमोबाइल हमारी इंडस्ट्री थी, पहले सब कुछ बाहर से आ रहा था. हमने क्या किया? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. कुछ स्पेयर पार्ट्स यहाँ बनने लगे, कुछ चीजें यहाँ, अभी तक कार की बात नहीं, कुछ चीजें यहाँ बनने लगी है ना ऑटोमोबाइल के अंदर. तो हम लोग जो थे, बिकॉज ऑफ दिस इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, हमारे में इतना दम तो आ गया कि अब हम लड़ सकते थे. किससे? इंटरनेशनल कंपटीशन से. कैसे लड़ सकते थे? गवर्नमेंट की हेल्प से. गवर्नमेंट हमारी क्या हेल्प करती थी? गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देती थी. उनका माल महंगा, हमारा तो किसका बिकेगा? ऑटोमेटिकली हमारा बिकेगा. गवर्नमेंट क्या करती थी? हमें क्या दे देती थी? सब्सिडीज. और क्या करती थी? टैक्स हॉलीडेज और टैक्स रिबेट, बहुत कुछ करती थी. उसकी वजह से, बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ये कंपनियां सरवाइव कर गई, नहीं तो डूब जाती सारी की सारी. ठीक है जी, ये इस पॉइंट का मतलब है. आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट लिखो, अपॉर्चुनिटीज टू इन्वेस्टमेंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. हाँ, नेक्स्ट पॉइंट, अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. अपॉर्चुनिटीज ऑफ इन्वेस्टमेंट. इसमें दो काम हुए, ए एंड बी. तो लिखो पहले ए. प्रोटेक्शन ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, protection of small scale industries open new opportunities of investment, new opportunities of investment for those who did not have much capital. For those who did not have much capital. अब जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, जो बड़ी इंडस्ट्री नहीं खोल सकते, जो पहले जिनके पास थोड़ा पैसा था और वो डरते थे कि बाहर वाली कंपनियां हमें तो 1 मिनट में दबा देंगी क्योंकि इंटरनेशनल माल आ रहा है. तो इस पॉलिसी की वजह से क्या हुआ? उन्हें बहुत सपोर्ट मिली. क्या सपोर्ट? भैया बाहर से तो अब माल कम आएगा, पहली बार, इसका तो डिमांड है यहाँ. ठीक है जी, एक. और दूसरा, गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोटेक्शन दे रही है. फिर बार बार रिपीट नहीं करेंगे. कितनी प्रोटेक्शन थी? बहुत सारी प्रोटेक्शन थी. तो जिनके पास कम पैसा था, उन्होंने भी हिम्मत दिखाई और क्या स्टार्ट कर दिया? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. इसका मतलब क्या हुआ? अपॉर्चुनिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट. यही मैंने लिखवाया पॉइंट ए. अब आ जाओ इसी का पॉइंट बी. अच्छा, मेरी बात सुनो. नई कंपनियां खुलेंगी तो क्या होगा? वही इसमें लिखेंगे. तो लिखो, न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, इसी का बी. न्यू इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज implied new opportunities of self-employment, new opportunities of self-employment, new opportunities of self-employment and employment. या सेल्फ मैंने खुद को भी तो रोजगार दिया ना उसने, जो मालिक है, स्वयं रोजगार हो गया ना, है ना. और फिर एम्प्लॉयमेंट भी दी, लोगों को भी दी. दोनों काम किए ना उसने. अब नई कंपनी खुलेगी तो एक तो मालिक को खुद को रोजगार मिल गया, जो उसका मालिक है, और बाकी जो लोगों से वो काम करवाएगा. तो जो खुद को रोजगार देते क्या बोलते हैं? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. और जो बाकी को देते से क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट. कोई आदमी कंपनी खोलेगा तो खुद को भी काम देगा और दूसरों को भी काम देगा. ठीक है जी, चलो आगे बढ़ जाओ. लास्ट पॉइंट. हाँ, अगला फोर्थ क्या है? कौन सा पॉइंट था ये? 6 पॉइंट. ठीक है, तो लिखो जल्दी से. इट आल्सो हेल्प द यूज ऑफ latent resource, LATENT,
इन द कंट्री, लेटेंट रिसोर्स इन द कंट्री। इट का मतलब है वो पॉलिसी के बारे में पढ़ रहे हैं। कौन सी पॉलिसी पढ़ रहे हैं? इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। हमने कहा लेटेंट, ये है ना वर्ड आया लेटेंट रिसोर्स। अब दिमाग में आएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेटेंट रिसोर्स। देखो क्या होता है कि कुछ रिसोर्स तो ऐसे होते हैं जगहों जगहों पे, अलग अलग जगहों, कभी किसी गांव में, कभी किसी शहर में, कभी कस्बे में, एवरीवेयर देयर आर लेटेंट रिसोर्स, मतलब रिसोर्सेज विच आर यूजफुल बट हिडन, ऐसा बोल सकते हो। या बोल सकते हो रिसोर्सेज विच कैन बी यूज बट नो बडी वॉज यूजिंग देम। आप मेरी बात समझे? जैसे अभी मैं बताता हूँ, अभी हाँ राजस्थान में विंड मिल यूज हो सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एक बात, और दूसरी बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको। जब तक रामदेव जी ने वो गिलोय जो भी है, गिलोय के कैप्सूल, गिलोय का सिरप, मैं आपको मालूम है गिलोय की वेल जो होती है, जो उसकी बेल लगती है, हर घर में लगती है। ये टंकी में भी लग जाती है, कहीं भी लग जाती है। अभी तो कितनी बड़ी लग रही है सामने, हमारे हमने लगवाई है प्लॉट में, ये कहीं भी उग जाती है, लेकिन किसी को इसका यूज नहीं मालूम था। इट वॉज अ लेटेंट रिसोर्स ऑफ इंडियन, कौन सा वो? आयुर्वेद। ये इंडियन आयुर्वेद का एक ऐसा रिसोर्स था जो हर जगह अवेलेबल था, लेकिन किसी ने इसको यूज करने के बारे में सोचा ही नहीं। और ये रियल में काम करता है। अगर आपको बुखार है, आप गिलोय की 2 सिरप टेबलेट लो, आपको उसका असर दिखना स्टार्ट हो जाएगा। उसका पानी भी पीते हैं लोग, इसका जूस भी, सब कुछ आता है। लेकिन एक ऐसा रिसोर्स था जो इंडिया के हर कोने में अवेलेबल था, लेकिन नो बडी वॉज यूजिंग देम। अच्छा, और बताता हूँ, वो क्या लगाते हैं मुंह पे उसके, वो क्या आता है उसका? एलोवेरा। एलोवेरा जेल की अगर हम बात करें, आज से 3 साल पहले जाओ और सोच के देखो, नो बडी वॉज यूजिंग एलोवेरा जेल एंड ऑल दैट, जो भी। लेकिन आज क्या हो गया? आज लोगों की कमाई का जरिया बन गया एलोवेरा। लोग खेती कर रहे हैं, खेती कर करके कंपनियों को बेच रहे हैं एलोवेरा। एलोवेरा का जूस आ रहा है, एलोवेरा के पेस्ट आने, मतलब मुंह पे लगाने का सब कई कुछ आ रहा है। हाँ, पेस्ट भी आ रहा है। और इसे क्या बोलते हैं? इसे क्या बोलते हैं? लेटेंट रिसोर्स। मीन्स रिसोर्सेज विच कैन बी यूज्ड पर नो बडी वॉज यूजिंग देम। मतलब पहले क्या था, इधर सुनो, पहले क्या था, इस पॉलिसी से पहले क्या था? सामान बाहर से आया, हमने खाया, हम बैठ गए। अब क्या हुआ? इंपोर्ट कम कर दिया गया। इंपोर्ट कम किया तो यहाँ पे क्या हुआ? अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई। लोगों ने और ऑप्शंस देखे क्या बना सकते हैं। जो पहले इंपोर्ट करके आते थे उसका लोग, मान लो बाहर से पहले फेस क्रीम आती थी, फेस पे लगाने वाली क्रीम, अब वो गवर्नमेंट ने रोक दी या इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा के महंगी कर दी। तो यहाँ लोकल रिसोर्सेज से पता लगाया कि कौन सी चीज फेस पे लग सकती है। ऐसा एग्जाम्पल ले रहे हैं, मान लो पता लगा कि एलोवेरा से काम चल सकता है, ऑटोमेटिकली एलोवेरा क्या हो गया? ठीक है जी, लिख लोगे अपने आप? चलो लिखोगे तो लिखो लेटेंट रिसोर्स क्या होता है। लेटेंट रिसोर्स मीन्स, लिख लो इसका मतलब, मीनिंग ऑफ लेटेंट रिसोर्स, रिसोर्सेज विच आर पोटेंशियल, जिनमें पोटेंशियल है, मतलब जो यूज हो सकते हैं। रिसोर्सेज विच आर पोटेंशियल, या विच है पोटेंशियल बट दे आर हिडन। रिसोर्सेज विच आर पोटेंशियल बट दे आर हिडन। मीनिंग ऑफ लेटेंट रिसोर्स, अगर बाई चांस एक नंबर में आ जाए, इसी के अंदर लिख लो ब्रैकेट मार के लिख लो रिसोर्सेज, सॉरी लिख लिया, रिसोर्सेज विच आर पोटेंशियल बट दे आर हिडन। ठीक है जी, चलो हो गया खत्म। आगे लिख के बैड इम्पैक्ट, लास्ट टॉपिक। और जल्दी खत्म करें, कल टेस्ट लेना है इस चैप्टर का, बैड इम्पैक्ट। कल रिवाइज करना है? नहीं, आपके पास कल का भी दिन है, सोमवार का भी दिन है, घर में रिवाइज करो, मंगलवार को टेस्ट दे दो। ठीक है, चलो लिखो बैड इम्पैक्ट जल्दी से। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, जल्दी लिखो। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। मालूम है यहां तक 1991 तक सब कुछ क्या था? बोलो, सब कुछ किसके हाथ में था? गवर्नमेंट के हाथ में। मैंने आपसे कहा ना, एक फोन का कनेक्शन लेने के लिए 6 महीने से साल लग जाता था। आज आपके पीछे पीछे दौड़ते फोन वाले, मैसेज आपको करते हैं हमारा कनेक्शन ले लो, हम यहाँ जाओ, सिम पैक लेकर डालो, मोबाइल पर चलते बनो, दूसरे दिन फोन लग जाता है। आज पहले ये हालात थे कि पीछे पीछे दौड़ना पड़ता था गवर्नमेंट कंपनीज के। क्या था? पब्लिक मोनोपोली।
और इनएफिशिएंट मतलब बिना। और सुनो, पता क्या है पब्लिक मोनोपोली का मतलब? जब हमने पब्लिक सेक्टर को आगे रखा था ना, सोशलिस्ट इकोनॉमी का जो हमारा आइडिया आया था 1948 में, याद है आपको? सोशलिस्ट इकोनॉमी का मतलब सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। अगर पीछे रिकॉल करो आप, तो गवर्नमेंट को सब कुछ देने का मतलब मालूम क्या था? बोलो क्या रीजन था? पहला रीजन बताओ। गवर्नमेंट सब कुछ देने का, हाँ, इन्वेस्टमेंट का पैसा, सबसे पहला रीजन उनको इन्वेस्ट करना पैसे प्राइवेट में। लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट। पहला क्या था? लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट या लैक ऑफ कैपिटल, ये रीजन था ना। अभी हुआ ये कि मेन रीजन ये था कि प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा नहीं था, तो हमने ये डिसाइड किया सब कुछ गवर्नमेंट करेगी। लेकिन अब हुआ क्या, जो ब्रेड बटर शूज ये छोटे छोटे बिजनेस थे ना, इसमें भी गवर्नमेंट घुस गई। तो प्राइवेट सेक्टर के साथ क्या हो गया? इनडिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव होना स्टार्ट हो गया। ये भी हम आगे पढ़ेंगे। नहीं, मैं बताता हूँ इनडिस्क्रिमिनेशन पढ़ेंगे हम, कहाँ पे कैसे हुआ, किसके साथ? प्राइवेट सेक्टर के साथ। गवर्नमेंट ने छोटी छोटी रेडिया भी लगानी स्टार्ट कर दी, हर चीज में गवर्नमेंट घुस रही है। छोटी सी फैक्ट्री है शूज की, वहां भी गवर्नमेंट का हाथ चला गया। ब्रेड बनानी है, वो भी गवर्नमेंट बना रही है, पब्लिक सेक्टर बना रहा है। बेकरी भी गवर्नमेंट के अंडर थी पहले, सब कुछ गवर्नमेंट ने ले लिया, तो ये तो गलत हो गया। बल्कि गवर्नमेंट को लाने का रीजन क्या था पता? आपने पढ़े थे द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। उसके पीछे 3 बड़े रीजन थे। एक, लैक ऑफ कैपिटल थी। दूसरा, लैक ऑफ इंसेंटिव्स, डिमांड कम थी। ठीक है जी, याद है? और तीसरा, सोशल जस्टिस। आप नहीं भूलना किसी बार, मैं बेशक भूल जाऊं, आपको प्रॉपर याद रखना क्योंकि आपको पेपर देने हैं। ये 3 कारण थे ना, इसके उल्टा चले गए। पता? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस पॉलिसी। इन्होंने बंद किया, इंपोर्ट कम किया। इन्होंने सोचा प्राइवेट कंपनियां बढ़ेंगी, पर वहां हुआ क्या? गवर्नमेंट की मोनोपोली होगी, हर जगह पे गवर्नमेंट घुस गई, क्योंकि सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथ में था। ये तो 1991 के बाद जब गवर्नमेंट ने धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर को निकालना शुरू किया और प्राइवेट सेक्टर को देना शुरू किया, 1991 के बाद। ठीक है जी, तो लिखो पहला हमने क्या लिखा? ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। और गवर्नमेंट कंपनी जो होती है ना, वो हमेशा लॉस में चलती हैं। अगर प्राइवेट सेक्टर कंपनी लॉस करेगी तो उसको तुरंत बंद कर दिया जाएगा, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी लॉस करेगी तो क्या बोलेंगे? सोशल जस्टिस के लिए काम करे, लोगों के सोशल वेलफेयर के लिए काम करेंगे। रेलवे आज तक लॉस में है, इंडियन एयरवेज आज तक लॉस में है, और बतेरिया कंपनियां ऐसी हैं जिनके नाम आपको नहीं मालूम होंगे, मुझे भी नहीं होंगे, जो पब्लिक सेक्टर की हैं पर लॉस में है। इन्हें बंद भी नहीं कर सकते। बंद करो तो ट्रेड यूनियन, ये यूनियन, वो यूनियन झंडे लेके बाहर निकल आते हैं, और अभी निकल भी रहे हैं आपके सामने। रेलवे वाले सारे इकट्ठे हो रखे हैं कि बंद करके दिखाओ, रेलवे बेच के दिखाओ। कहते हैं घाटे में चला के रखो, और फायदा क्यों नहीं होता? करप्शन एंड चोरी। फायदा क्यों नहीं हो सकता? कोई ऐसा बताओ, कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट बिजनेस है जिसके अंदर सारी की सारी सीटें बुक हैं और वेटिंग चल रही है, फिर भी वो लॉस में है, फिर भी वो लॉस में है? बताओ। तो लिखो मेरे पास, जल्दी से लिखो, फटाफट जल्दी से, आओ खत्म करें। लिखो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर, या इसी में लिखो प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री लीड टू प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज लीड टू द ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। ग्रोथ ऑफ इनएफिशिएंट मोनोपोलीज। फॉर एग्जाम्पल दे लो एक, टेलीकम्युनिकेशन was a government monopoly. For example, telecommunication was a government monopoly. Till 1990 government monopoly, और कोई नहीं कर सकता, गवर्नमेंट का काम था ये। Till 1990 people had to wait for 1 year. Till 1990 people had to wait for 1 year to get a telephone connection. This shows inefficiency of public sector to get the telephone connection. और ये क्या दिखाता है? This shows the inefficiency of public sector. ठीक है जी, आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट में लिखते हैं। अगला पॉइंट लिखे, नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ कंपटीशन।
लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 या बैड इंपैक्ट के अंदर लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ठीक है जी। अब देखो ये इसका बैड इंपैक्ट है, इट इज अ बैड इंपैक्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। अभी कंपनियों ने क्या सोचा मालूम, इंपोर्ट तो होगा नहीं, जो घर की कंपनियां वो जो बनाएंगी वही बिकेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ मॉडर्नाइजेशन नहीं किया, टेक्नोलॉजी के अंदर चेंजेस नहीं किए, क्योंकि उनको मालूम था। बजाज चेतक, इधर देखो मैं एग्जांपल देता हूं, बजाज चेतक, ठीक है, सबसे पहला स्कूटर हिंदुस्तान का। बजाज चेतक तब तक चलता रहा जब तक उसको टक्कर देने के लिए एक्टिवा नहीं आई। अभी की बात है, रिसेंटली, आज से 10 साल पहले बजाज चेतक ही था, तो 10 साल ही हो गए, ऑलमोस्ट 10 साल। इधर अरे उसके आने के बाद बंद हुआ भाई, उसके आने के 2 साल तक चलता रहा, कम्पीट नहीं कर पाया, बजाज चेतक कम्पीट नहीं कर पाया। रीजन पता क्या है, वो चाहता तो, इतनी बड़ी कंपनी थी बजाज, वो चाहता तो कर सकता था कम्पीट, लेकिन उन्होंने इंटरेस्ट नहीं दिखाया उस चीज के अंदर। क्यों, तब तक क्या था, हमारे पास बाहर की गाड़ी नहीं आई थी या कोई कंपटीशन में नहीं आया था, वो वही बनाते रहे, वो किक मारो टेडी करो चलाओ जब तक चल, मतलब उन्होंने आराम नहीं दिया, उन्होंने कस्टमर सेटिस्फेक्शन के बारे में नहीं सोचा। आज क्या चाहिए था लोगों को, क्या चाहिए था, सीट पे बैठे बटन दबाएं और निकल जाए, किक्के मारना लोग नहीं चाहते थे। उन्होंने चेंजेस नहीं किए और मार्केट के अकॉर्डिंगली नहीं चले, मतलब मॉडर्नाइजेशन नहीं किया। वो एम्बेसडर कार कहाँ चली गई बताओ, कहाँ है एम्बेसडर इंडिया की, इंडिया की गाड़ी कौन सी थी, एम्बेसडर आज है कहीं, लेकिन अभी भी है आर्मी में, वो ब्लैक कलर की गाड़ी एम्बेसडर की, देखिए। अच्छा फिएट की गाड़ी थी, फिएट की, बोलो कहाँ है, बहुत कम, कहाँ है, बिकती है, वो हमारी हिंदुस्तानी कंपनी है, फिएट। अच्छा कोक आ गई, कोका कोला कहाँ चली गई, कोक है, वो बाहर की है, हमारी कोका कोला थी। रुक जाओ, पहले होता था COCA ना, हमारी कैंपा कोला थी, CAMPA कैंपा, नहीं कंफर्म है, हमारी पहले थी कैंपा कोला, ये कोका कोला आ गई। हमारी अभी भी कंपनी दिखाता हूँ अमृतसर के अंदर, अभी भी कंपनियां हैं जो कैंपा के नाम से, और बंद पड़ी है, कब से बंद पड़ी है कैंपा कोला, पता है क्यों बंद पड़ी है, दे हैव नॉट अडॉप्टेड मॉडर्नाइजेशन, वो दुनिया के साथ बदलना उन्होंने मंजूर नहीं किया, और जो वक्त के साथ नहीं बदलता या तो वो टूट जाता है या बिखर जाता है, दो ही काम होते हैं, दो ही काम होंगे, या तो कमर टूट गई, अब आगे नहीं चल सकते, या फिर बिल्कुल ही खत्म। वो कंपनियां खड़ी हैं, बिकी नहीं है, लेकिन आज भी ऐसे बंद पड़ी है, इवन यहाँ तक कि क्रेट भी लगे हुए, बोतलें भी पड़ी है बीच में कैंपा कोला की, मैं देख के आया। जहाँ हमारी सिस्टर रहती है मेरे सर में, बिल्कुल थोड़ा सा दूर जाके, थोड़ा सा दूर, मतलब 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर बहुत बड़ी फैक्ट्री है कैंपा कोला, वो नाम लिखा हुआ है, लेकिन सब खत्म हो गया है, और ऐसे गेट को लोगों ने तोड़ दिए हैं। लेकिन हमारी इंडियन कंपनी थी वो पहली सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली। रीजन क्या हुआ, हमने अडॉप्ट नहीं किया कौन सा मेथड, मॉडर्नाइजेशन, मशीनें मॉडर्न नहीं की, टेक्नोलॉजी नहीं लाए, टेस्ट चेंज नहीं किया, लोगों ने छोड़ दिया, हमने अपनी और आज मोदी हाथ जोड़ जोड़ के लोगों को बोल रहा है, लोकल को वोकल का बनाओ, लोकल को वोकल बनाओ, हाथ जोड़ जोड़ के बाद। लोकल को वोकल बनाने का मतलब क्या है कि अपने घर के आसपास जो अपनी कंपनी है उनको प्रमोट करो, ना कि बाहर से सामान मंगवाओ। लेकिन आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर पिछले 2 महीनों में 5.7 करोड़ फोन आए हैं, मोबाइल फोन्स इंपोर्ट हुए हैं। 5.7 crore pieces have been imported in India in last 2 months, and out of that 3.7 crore are from China. हम नहीं मानेंगे, हम वो हैं जो अपने घर में आग लगा के हाथ सेक लेते हैं, हमारा ऐसा असूल है, हमारे खून में ऐसा है। अगर हमें हाथ सेकने सर्दी लग रही हो तो हम घर में आग लगा देते हैं और सेक लेते हैं, हम ऐसे इंडियन हैं। ठीक है चलो बेटे, बड़ा नहीं कर सकती गवर्नमेंट, वी हैव साइन एग्रीमेंट, आप पढ़ोगे अगले चैप्टर में। वी कैन नॉट डिनाई एंड स्टॉप। गवर्नमेंट ऐसा, हेलो सारी बातें आज ही करोगे आप, सारी बातें आज ही किसी में करनी है। वी कैन नॉट डिनाई इट, वी हैव साइंड एन एग्रीमेंट विद द ग्लोबल कम्युनिटी, वी कैन नॉट डिनाई। अगर हम डिनाई करेंगे तो हमें, जैसे अभी पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है, हमारे को भी ग्रे लिस्ट में डाल देंगे वो,
फिर हम दुनिया के साथ बिजनेस नहीं, हम लोगों ने एग्रीमेंट साइन किया 1991 के अंदर। जो ये पॉलिसी आई थी, मनमोहन सिंह लेके आए थे, ये हमारी चाहत नहीं थी। इट वॉज नॉट डिसाइडेड, इट वॉज नॉट आवर साइड, ये मजबूरी थी। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो गया था, हम एज अ कंट्री बर्बाद होने वाले थे। हमारे पास सिर्फ 14 दिन के पैसे बचे थे, ओनली 14 days मनी लेफ्ट फॉरेन एक्सचेंज। आपको मालूम नहीं है, अगर उस वक्त पे एलपीजी पॉलिसी साइन ना करते और अमेरिका की और दूसरे देशों की बात ना मानते, तो हिंदुस्तान नक्शे से खत्म हो जाता इकोनॉमिकली। हम बड़े बुरे हालत में थे। आपको मैं पढ़ाऊंगा आगे, इसको इंट्रोडक्शन लिखेंगे ना, इंट्रोडक्शन अगला चैप्टर एलपीजी, आप उसमें पढ़ोगे ओनली 14 days फॉरेन एक्सचेंज वॉज लेफ्ट इन द कंट्री, ओनली 14 days, एवरीथिंग वॉज फिनिश्ड। देश बर्बादी के कगार पे खड़ा था। तभी जाके हमने मरते बचते हुए एलपीजी पॉलिसी को साइन किया और बोला हम लाइसेंस पॉलिसी हटा रहे हैं, हम सारे दरवाजे खोल रहे हैं, आओ और बिजनेस करो, हमें भी कमाने दो और तुम भी कमाओ। तब हमने लोगों को बुलाया, नहीं तो हम लोग तो ये हालात थी हमारी, वही जो अभी कर पड़ रहे हैं, सब कुछ गवर्नमेंट, सब कुछ गवर्नमेंट, यही काम था। तो 1991 के बाद हमने चेंजेस किए। आओ अभी इसको लिख ले, खत्म करें। तो लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइड लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। तो लिखो ओल्ड यूजर्स ऑफ कार्स, इसी में ओल्ड यूजर्स ऑफ कार्स स्टिल रिमेंबर, यूजर्स ऑफ कार्स, ओल्ड यूजर्स, ध्यान नहीं ना पढ़ाई में, बहुत मुश्किल समझ में आता है। ओल्ड यूजर्स ऑफ कार्स स्टिल रिमेंबर दैट एम्बेसडर एंड फिएट, FIAT, एम्बेसडर की AMBASSADOR, AMBASSADOR, एम्बेसडर, DOR, एम्बेसडर, एंड फिएट, FIAT, were the only two models produced by domestic industry. फिएट इतनी बार मत बुलवाओ क्योंकि फीस एक बार की दे रहे हो। वर द ओनली 2 models produced by the domestic industry in India. Only these 2 cars, या किसी का लिखो, only these 2 cars were used by Indians as long as the policy of protection was there. As long as The policy of protection was there. But once this policy was removed, people start rejecting these cars. गवर्नमेंट का हाथ किसमें? लिख तो लो, सुन मैं। People start rejecting these cars. ठीक है जी, समझ में आई बात आपको? देखो जब तक, हेलो, फिर वही बात है ना, आप किसी के कान में घुस जाते, प्रॉब्लम ये है, मैं समझाऊं किसको आप इधर। जब तक गवर्नमेंट ने प्रोटेक्शन दी हुई थी इन दोनों कंपनियों को, लोगों को जबरदस्ती यही कारें यूज करनी पड़ी। कौन कौन सी 2? एक एम्बेसडर, ये 2 मॉडल बनाए इंडिया ने। लेकिन जैसे ही गवर्नमेंट ने 1991 के अंदर ये पॉलिसी को हटाया, कौन सी पॉलिसी? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जिसे हम क्या बोलते हैं? इनवर्ड लुकिंग पॉलिसी। ठीक है जी, ये पॉलिसी को हटाया, लोगों के दरवाजे खुल गए। अब बाहर की कंपनियां आई, अच्छी सबसे तो मारुति आई, बाहर की कंपनियां आई। हाँ, मारुति सुजुकी के साथ कोलैबोरेशन किया ना, सुजुकी बाहर की, मारुति हमारी, तो उन्होंने कोलैबोरेशन किया और अच्छी गाड़ी बनाई। टाटा ने स्टार्ट, और बहुत सारी कंपनियों ने किया। लेकिन हम लोग मजबूर थे, जब तक ये पॉलिसी थी ना, कौन सी पॉलिसी? प्रोटेक्शन पॉलिसी। और ये पॉलिसी कौन सी थी? एक्सपोर्ट ना इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी। हम लोग बाहर के लोगों के अलावा नहीं करते, अंदर आओ, कार बेचने के लिए और बनाने के लिए भी। तो अब क्या करते? जो इंडिया में बनता था यूज करना पड़ता था। और वो कौन सी कारें बनती थी? एक एम्बेसडर बन रही थी, एक फिएट। और उन्होंने कुछ मॉडरेशन नहीं किया कि मतलब हल्की कर दे गाड़ी या सस्ती कर दे या कुछ करे, कुछ नहीं किया। वही मॉडल बनता रहा और आज भी वही मॉडल है।
जो कुछ कारें बची हैं आपने देखी होगी कहीं चलते हुए आर्मी के अंदर, वही है जो मॉडल है, उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया। मतलब उनको ऐसा लगता था देयर इज नो कंपटीशन। जब कंपटीशन ना हो, वेयर देयर इज अ लैक ऑफ कंपटीशन देन देयर इज अ लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ये इसका मतलब है। आ जाओ आगे लिखो। इनडिस्क्रिमिनेट, या अगला पॉइंट, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर। इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। आप समझिए, इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रेड ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, जो मैंने आपको समझाया कि मतलब पब्लिक सेक्टर जो था वो ब्रेड के अंदर भी घुस गया, शूज में भी घुस गया, छोटी छोटी कंपनियां पब्लिक सेक्टर में मतलब चलाना स्टार्ट कर दिया। जबकि पब्लिक सेक्टर को लाने का मेन मकसद था वेयर देयर इज अ ह्यूज कैपिटल रिक्वायर्ड देयर ओनली दे विल इन्वेस्ट। जैसे रेलवे हुआ, एयरलाइंस हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने पब्लिक सेक्टर ने क्या किया कि प्राइवेट सेक्टर वाले छोटे मोटे काम करते थे उनको भी कम्पीट करना स्टार्ट कर दिया और घुस गए छोटे छोटे कामों के अंदर। ये हुआ था हमारे साथ उस जमाने में। तो लिखो फटाफट जल्दी से, 1950 टू 1990, 1950 टू 1990 was marked as a time for public sector enterprises. हो गया? The idea was that public sector was having big amount of capital. So that they can invest in the big industries. But when public sector enterprise start producing it become indiscrimination spread of public sector. It becomes indiscrimination spread of public sector. ठीक है जी, मतलब मकसद था बड़ी बड़ी कंपनियां खोलने का, वो छोटियों में घुस गए, हो गई बात खत्म। आ जाओ नेक्स्ट लिखो, लास्ट पॉइंट, इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कंपल्शन। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलिटिकल कंपल्शन टू रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। पॉलिटिकल कंपल्शन टू रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, और इसमें आप अपने आप से लिख लोगे, पॉलिटिकल कंपल्शन टू रन पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। बोलो क्या लिखोगे इसमें? मतलब अगर पब्लिक सेक्टर कंपनी चाहे लॉस में चल रही है, फिर भी पॉलिटिकली प्रेशर था, राजनेता जो होते थे, देश के लीडर थे, वो प्रेशर डालते थे कि इसको चला के रखो। क्यों? अगर वो बंद कर दी तो लोगों की नौकरियां चली जाएंगी, तो उन्हें कोई वोट नहीं देगा। आप समझ रहे हो? मतलब आज कृषि कानून आया, सारी दुनिया कृषि कानून इकट्ठी हो गई कि सारा खिलाफ है। वो राहुल गांधी भी साथ में चला गया, लग गया उनके, पर किसी को सच्ची में उन्होंने इंटरव्यू किया, अगर वहां पे 1000 लोग खड़े हैं, उन्होंने पूछा तो 700 लोगों को नहीं मालूम कि वो खड़े क्यों हैं। बस उन्हें मालूम है कि उनको 2000 रुपए दिए गए हैं और ये बोला गया कि अगले 5 दिन तक रोज आना है। उन्हें नहीं मालूम। हिंदुस्तान में लोग फ्री बहुत हैं,
तो यहां पे क्या था, पॉलिटिकल कंपल्शन था, मतलब इट वॉज पॉलिटिकली कंपल्सरी टू रन द पब्लिक सेक्टर कंपनी। गवर्नमेंट की कंपनी थी ना, और गवर्नमेंट मतलब नेता भी तो गवर्नमेंट के हो गए ना, तो गवर्नमेंट ही तो है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, चाहे लॉस में जा रहे हैं, चाहे घाटा हो रहा है, चाहे दुनिया करप्शन कर रही है, फिर भी पॉलिटिकली कंपनियों को चला के रखा बिकॉज ऑफ सोशल वेलफेयर और सोशल जस्टिस। क्या करने के लिए, टू इंक्रीज देयर वोट बैंक, वोट बैंक बना के रखने के लिए। और ये भी एक इसका ड्रॉबैक था। किसका ड्रॉबैक था, इंपोर्ट सब्सिडी पॉलिसी का। ठीक है जी, लास्ट है, लिख लोगे अपने 2 लाइनें, आप इन 2 लाइनों को लिख लेना, यहां पे खत्म हो गया। फाइन, चलो चैप्टर ऑफिशियली खत्म, इसकी रिवीजन कर लेंगे थोड़ी सी कल टाइम निकाल के।